हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार और इस जावेद आलम का सलाम। कई अभ्यर्थियों ने ये पूछा कि आपका जो रियल इंटरव्यू था वो कैसा था? उस रियल इंटरव्यू में आपके सवाल कैसे थे? सिचुएशनल सवाल थे, एनालिटिकल थे या फिर फैक्चुअल ज़्यादा थे? अ, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनके साथ-साथ जो आम जनता भी है या फिर जो आम मेरे फॉलोअर्स हैं, वे भी जानना चाहते थे कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए और किस तरह के सवाल का किस तरह का जवाब आपने दिया। तो पूरे तरीके से तो इंटरव्यू अभी फ़िलहाल याद नहीं होगा, लेकिन जितना भी मुझे याद है, वो पूरे तरीके से हूबहू जैसा हुआ मेरे साथ, मैं आपके सामने यहाँ रखने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले आपको गेट से एंट्री होती है, जहाँ अभी नया-नया अशोक स्तंभ बना हुआ है। जहाँ पे मेरा आप लोगों ने इंटरव्यू का पहला वीडियो देखा था। तो वहीं से क्या होती है, आपकी गेट की एंट्री होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आपके इंटरव्यू के समय मांगे गए थे, वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, वहाँ से एंट्री होगी। फिर आप पीछे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे हॉल है और उस हॉल में आपको बैठाया जाएगा। जितने भी आर वगैरह होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, वे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की बारी बारी से बुला के आपकी जांच करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गलत वगैरह तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आपके लिए वो एफिडेविट या फिर नोटरी जो भी है वो आपसे मांग लिया जाता है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ समय दिया जाता है। अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई नाम में दिक्कत है, कोई स्पेलिंग में दिक्कत है या फिर हाई स्कूल के नाम में कुछ अलग है, इंटर के नाम में कुछ अलग है या फिर माता-पिता का नाम में कोई भी परिवर्तन है, तो पहले से ही आप अपना एक एफिडेविट बनवा के आप लेके जाया करिए, ठीक है? तो वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाँच होगा और जाँच होने के बाद फिर आप एक दूसरे हॉल में जाएँगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आपके जाँच होंगे, आपकी फ़ोटो से मिलान की जाएगी, ठीक है? एक आपको फिर स्लिप दिया जाएगा। फिर आप जाएँगे तीसरे रूम में, ठीक है? जहाँ पे एक हॉल है, वो भी है। वहाँ पे टेलीविज़न वगैरह आपका पूरा लगा हुआ है, बाकायदे सब जैसे न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको चाय, बिस्किट, नमकीन सारी की व्यवस्था आपको वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो ला के आपको देते रहेंगे। तो फिर वहीं पे आपको एक टोकन नंबर अलॉट होगा, ठीक है? और वो टोकन नंबर लेके आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आप बैठेंगे, उस हॉल में बैठेंगे, अपना चाय पानी नाश्ता वहाँ पे करिए। जो मैगज़ीन्स है वहाँ पे मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, जो वहाँ पे पेपर्स, वहाँ पे कई ढेर सारे पेपर्स वहाँ रखे रहे होते हैं, उस पेपर्स को वहाँ पे पढ़िए। न्यूज़ चलता रहता है, आप वहाँ पे न्यूज़ देखिए, ठीक है? तो दिन भर के वहाँ पे जो गतिविधियाँ वहाँ से आप अवेयर वहीं पे हो जाएँगी। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा, एक अर्दली आपका आएगा, आपको टोकन नंबर से बुलाएगा, हाँ, फलाँ टोकन नंबर, चलिए आप आइए, ठीक है? तो उस टोकन नंबर से आप जाएँगे, तो वहाँ पे उसके बाद जब जो गैलरी होती है ना, वो मज़ेदार है, ठीक है? आगे-आगे अर्दली चलेगा, आपको इज़्ज़त से बुलाएगा आपको, आपको आगे लेके चलेगा, पीछे-पीछे आप चलेंगे, पूरी गैलरी भर आपको ये एहसास होगा कि हाँ, अधिकारी तो मैं यहाँ पे बन ही गया हूँ, ठीक है? वो जो एहसास है ना, वो गैलरी में चलने का, आगे-आगे अर्दली, पीछे-पीछे आप, तो वो एहसास होता है कि हाँ, कि आप एक वास्तव में एक अधिकारी हैं। तो वहाँ पे जाएँगे, फिर आपका जो ठीक है, मेंबर्स बोर्ड का तो पता नहीं रहता है कि आप किस बोर्ड में जाने वाले हैं। एट लास्ट जिस कमरे के आगे वो रुकेगा, वही आपका बोर्ड क्या कहते हैं, बोर्ड वाला हॉल मतलब कमरा होगा वो, उसी बोर्ड में आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। ठीक है? तो अब बोर्ड जो किस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था, वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता, वो बताना भी सही भी नहीं होगा। अ, क्योंकि कुछ तरह का इस तरह का व्यवहार उन लोगों का रहा था, तो मैं क्यों ऐसा कहने जाऊँ कि ये हो सकता है उनकी कोई स्ट्रैटेजी रही हो उसमें मेरे व्यक्तित्व को वहाँ पे पहचानने की। तो जो भी होगा, तो वो अर्दली वहाँ पे मुझे लाके उसने क्या कर दिया, उस कमरे के आगे बैठा दिया। मैंने बोर्ड का नाम पढ़ लिया, ठीक है? मुझे बोर्ड का नाम देखते ही मेरे अंदर से तो पहले ही हालत मेरी खराब हो गई, क्योंकि वो बोर्ड जो था वो पहले से ही फेमस था कि ये बोर्ड जो होता है, ये इस बोर्ड के जो सदस्य हैं, वो थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पे माने जाते हैं। तो आराम से मैं वहाँ पे बैठ गया आराम से, लेकिन उस समय जो दिल की धड़कन धक 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 हुआ ना, वो कभी इतिहास में कभी भी आपके साथ मान लीजिए नहीं हुआ। मैं तैयारी करता हूँ, जो भी सिविल सर्विस जो अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, चाहे प्री देता हो, चाहे मेंस देता हो, ठीक है? कभी भी किसी स्टेज पे उस तरह की धड़कन आप पे नहीं बढ़ेगी, जिस तरह की धड़कन आप उस गेट के बाहर बैठे रहेंगे, जब तक एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है, और जब तक आप वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे जो आपके दिल की धड़कन होती है, वो तो क़यामत क़यामत समझो भाई। तो मैं वहीं बैठा था आराम से, मैंने वहाँ पानी भी रखा हुआ था, तो
पानी कई 2-4 घूँट मैंने पानी बार-बार पी रहा था कि जो नर्वसनेस हो तो वहाँ से खत्म हो जाए। और लंबी-लंबी साँसें ले रहा था कि ताकि कोई घबराहट, बेचैनी बात नहीं वहाँ पे ना हो। तो फिर नंबर आया, ठीक है? और बाहर निकला और मेरा नंबर आया, ठीक है? मैं जाने वाला था, तब तक उसने अर्दली ने रोक लिया, कहा कि तू जाइए। तो हो सकता है कुछ चाय, नाश्ता, पानी वो लोग कुछ भी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे 5 मिनट के लिए वहाँ पे और रोक लिया वहाँ पे। अब तो मेरी धड़कन और बढ़ गई। एक तो बेचैनी थी, कब निकले, कब निकले? वो निकल के जैसे कहा तो 5 मिनट मुझे और बैठा लिया। तो फिर घंटी अंदर से बजती है, अंदर से घंटी बजी, फिर अर्दली क्या हुआ, मुझे आराम से वहाँ लेके गया। अब मज़ेदार शो वहाँ से, यहीं से क्या होता है, नया मज़ेदार शो शुरू होता है इंटरव्यू का। और वो धमाकेदार इंटरव्यू कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं गया, ठीक है? तो वहाँ पे बोर्ड मेंबर में 4 लोग वहाँ बैठे हुए थे। उसमें एक हेड कर रहे थे, सर थे, और 2 दाहिने साइड में बैठे थे, उनके बाएँ साइड में 2 लोग बैठे थे, और एक दाहिने साइड पे एक लेडी मेंबर जो थी, बैठी हुई थी। और चारों के चारों जो बोर्ड मेंबर्स थे वो काफ़ी एजेड थे, ठीक है? ऐसा नहीं था कोई उसमें से यंग वगैरह था। तो 50 के ऊपर मुझे लगता है कि सभी के सभी वहाँ से बोर्ड मेंबर वहाँ थे। 3 उसमें से मेल थे और एक महिला थी जो वहाँ पे बैठी हुई थी। तो जैसे अमूमन सिखाया जाता है हम लोग कि जाइए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। तो बहुत लंबा सफ़र था ना, और गेट से लेकर वहाँ तक जाने तक का सफ़र थोड़ा-सा लंबा था, और आपको आपको चलते हुए वो देख लेंगे कैसे आप चल रहे हैं। तो इधर तो भौकाली आदमी, वो तो आराम से शान से चलता हुआ बटन का कोट लगा हुआ, बटन पे हाथ रख के आराम से घूमता हुआ चला गया आराम से। और जैसा कि सिखाया गया था कि पहले लेडी मेंबर को आपको विश करना है, ठीक है? तो मैंने भी क्या किया, पहले विश किया, ठीक है? कि क्योंकि दोपहर का समय था ना, तो गुड आफ्टरनून मैम, मैंने उनको अच्छे से विश किया। फिर मैंने सर को विश किया, फिर बाकी जो मेंबर्स थे उनको कहते उनको मैंने विश किया। तो मैं जैसे पहले सिखाया जाता है हम लोग को, अभी आपको बैठना नहीं है जब तक आपको वहाँ से बोले ना खुद ब खुद, आपको बैठना नहीं है। तो मैं आराम से वहीं पे आराम से खड़ा था। तो वो लगे मेरा नंबर खोजने, ये नंबर तुम्हारा, वो दो, क्या कहते हैं, वो अपना पर्चा दो, अपना पर्चा दो, क्या है? तो मैंने वो अपना पर्चा अपना वहाँ वहाँ ला के मैंने उनको दे दिया, ठीक है? वहाँ ला के दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम पिक्चर उच्चर देखते नहीं देखते हो? तो मैंने कहा कि यस सर, हाँ, मूवी तो मैं देखता हूँ सर, मैं अभी खड़ा ही हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। और क्या किया, उन्होंने टोकन नंबर मुझसे मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि पिक्चर उच्चर देखते हो? कहना हाँ सर देखते हैं। तो टिकट वगैरह लेके लेके जाते हो, लेके नहीं जाते हो? मैंने कहा सर जी सर, लेके तो मैं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा वही टिकट, ये टिकट क्या है, ये आपका ही वो टिकट है, ठीक है? आपका ही वो टिकट है, आप मुझे टिकट दीजिए तभी यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, टिकट मैंने दे दी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, बताइए आप। यहाँ पे चीज़ मैंने एक नोटिस की कि उनका जो संबोधन था वो तुम का संबोधन था, ठीक है? मतलब अक्सर जब जहाँ भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, वो लोग आप करके बात करते थे, ठीक है? तो हालाँकि वो लोग वो काफ़ी बड़े थे, तुम का संबोधन थोड़ा-सा मुझे वो वहाँ पे अटपटा लगा था, ठीक है? कि क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। तो वो थोड़ा-सा संबोधन वहाँ पे थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा। तो गड़बड़ क्या लगा, हो सकता है भाई वो उन्होंने सबके साथ ऐसी बात, चूँकि मुझे भाई मैं बहुत छोटा लगा हूँ, हो सकता है उनको। तो तुम का संबोधन वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगा कि हाँ, हर जगह मॉक इंटरव्यू में आप सुनता आया था, तो वहाँ पे तुम का संबोधन थोड़ा-सा मुझे वहाँ पे खटका। तो ख़ैर वो था। तो अभी अभी मैं खड़ा ही हूँ, ठीक है? अभी मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ। तो उन्होंने वो खोजने लगे, ठीक है? कहाँ पे है बेटा, ये तुम्हारा नंबर तो इसमें नहीं मिल रहा है। गलत तो तुम नहीं आ गए? अब तो हँसी, थोड़ा-सा कितना अच्छा माहौल बनाने का वो प्रयास कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि चलो कि ठीक है, अच्छा है, माहौल अच्छा बन रहा है। तो आखिर उन्होंने खोजा, अच्छा ये, ओहो! मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है, ओहो! टिक, 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 टिक। तो उन्होंने क्या किया, उसपे जो भी किया उसमें उन्होंने टिक किया। और इधर से तब तक मैं मैडम की तरफ देख रहा था, मैडम मुझे बैठने का इशारा, अभी मुझे लग रहा था कि वो कर रही थी कि नहीं कर रही, मुझे ऐसा डाउट हो रहा था। तो मैं अभी बैठा नहीं था, मैं जानबूझ के नहीं बैठा था। लेकिन जब सर ने मुझे बैठने के लिए अलाउ किया, मैं बैठा, तो सबसे पहले थैंक यू मैंने मैडम को बोला, थैंक यू मैडम, फिर उनको थैंक यू बोला। और मुझे लगता है कि मेरी पहली गलती शायद यहीं भी हो गई थी कि मुझे सबसे पहले थैंक यू जो हमारे जो चीयर कर रहे थे उनको करना चाहिए था। तो खैर ठीक है, थैंक यू उनको बोला, थैंक यू उनको भी बोला, इनको भी थैंक यू बोला, सबको थैंक यू बोल के, ठीक है, ऐसे बोला मैंने, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, ऐसे, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऐसा कुछ बोल के मैं वहाँ पे बैठ गया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, ओहो, एमए है? कहना हाँ जी सर, हाँ सर। प्राचीन इतिहास से किया है? अब ऐसा कहा जाता था कि आपके नाम की डिटेल तो शायद वहाँ होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं पता, ऐसा कहते लोग नहीं होती है। लेकिन मेरे सारे एजुकेशनल डिटेल्स वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ बोलते हैं, तूने एमए किया है? हाँ जी जी सर, जी सर मैंने एमए किया है। वो प्राचीन इतिहास से किया है? ओह हाँ ठीक है, प्राचीन इतिहास से सर मैंने किया हुआ। हाँ, बीएड भी किया है?
हाँ सर, मैंने बीएड भी किया सर, मैं टीचर भी हूँ वहाँ पे। अब मैंने क्या किया, वहाँ उसमें ऐड कर लिया, मैंने यस भी किया। उन्होंने जैसे ही कहा कि उन्होंने कहा, चूँकि मैं मुझे मुझे ये इतना कन्फर्म था कि जो जो पूरा इंटरव्यू है ना, मुझे अपनी तरफ खींच के लेके आना है। और जब मैं अपने अपने एरिया में खींच के लेके आऊँगा, तो वो जो इंटरव्यू होगा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने उसमें, उन्होंने कहा जैसे बीएड हो, जिसने कहा मैं बीएड हूँ, मैं सर बेसिक में अध्यापक भी हूँ। तो मैंने क्या किया उसमें, अच्छा अध्यापक भी हो बेसिक में, ओहो! अच्छा, ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आए हो क्या? 2021 में 2 पोस्ट थी, 2 पोस्ट मतलब 2 तरह के, उसमें मान सकते हैं आप। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अलग ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 300 सीट के आसपास थी, और एग्जीक्यूटिव के लिए अलग थी। एग्जीक्यूटिव मतलब एसडीएम, डीएसपी, एआरटी, ये सब जिसमें पोस्टें थी। तो मैंने कहा नहीं सर, बेसिक का जो होता है वो मान्य नहीं किया जाता है। मैं सर एग्जीक्यूटिव के लिए आया हूँ। अच्छा, एसडीएम बनने आप आए हैं? कहना हाँ जी जी जी। मैंने कहा जी सर, प्रयास तो यही है। तो उसके बाद क्या किया, अच्छा चलो बताओ नीति आयोग क्या है। सवाल यहीं से क्या हो गया आपका, शुरू हो गया। अब सवालों, अभी तक सवाल नहीं मुझे मेरे पास आ रहे थे, सवालों का दौर अब शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा, मैंने कहा नीति, अच्छा बताओ नीति आयोग क्या है। तो भाई नीति आयोग तो मेरे रेंज में था ही। मैंने कहा सर इसको हमारे प्रधानमंत्री जी लीड करते हैं, उनके साथ कई हमारे साथ सीईओ वगैरह होते हैं, कुछ और सदस्य होते हैं। ये एक टीम इंडिया की भावना की तरह काम करता है। मैंने अपना लपेटा उसमें, और ये हाँ, एक चीज़ मेरी गलती हो गई थी। मैंने कहा कि यह प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा में यहाँ मैं फंस गया था। प्रतिस्पर्धा ने, मैंने कहा कि राज्यों के बीच ये कंपटीशन बढ़ाने का काम करता है। यह प्रतिस्पर्धा मैं बोल ही नहीं पाया, वहाँ पे मैं फंस गया। मेरी ज़बान में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, कभी-कभी मैं फँस जाता हूँ। तो प्रतिस्पर्धा जो था, ये शब्द जो था वो मैं नहीं बोल पाया। हाँ, इसकी जगह मैंने उसको, जब मैं नहीं बोल पाया तो काट के मैंने कॉम्पिटिशन लगा दिया और कहा कि हाँ, ये राज्यों के बीच में एक कॉम्पिटिशन की भावना पैदा करते हैं ताकि वे आगे बढ़ें, और साथ ही साथ ये सहकारी सहकारी संघवाद को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह का मैंने नीति आयोग बताया। क्या है कि ये डाउन टू टॉप अप्रोच है। कई सारी चीज़ें मैंने नीति आयोग के बारे में बताई, तो सब मैंने बता दिया। तो कह रहा है कि सब तो तूने बता दिया, लेकिन ये डेट नहीं बताया जी, कि डेट किस तारीख को ये बना था। तो मैंने कहा जी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन ये 1 जनवरी 2015 को सर योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, पहला सवाल यहीं पे क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। दूसरा सवाल, अच्छा बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं कि तुम सिविल सर्विस में दिखते हो अपने आप को। तो मैंने कहा सर, जैसा कि मैं शिक्षक हूँ। ये शिक्षक उच्छक नहीं चलता है यहाँ पे ऐसे। अब क्या है, थोड़ा सा अब जो अध्यक्ष महोदय थे उनका एग्रेशन मोड थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा था। तो उन्होंने कहा ये शिक्षक विक्षक यहाँ पे नहीं चलेगा, तुम यहाँ पे आए हो एग्जीक्यूटिव में, तुम आए हो, तुम एस डी बनने पे आए हो। बार बार वो ये कह रहे थे कि बनने आए हो, ये सब तो अपने खूबी बताओ, शिक्षक वाला मत बताओ। तो लेकिन फिर मैंने कहा जी सर, मैंने खूबियाँ कुछ अपने मैंने वहीं विकसित की हैं, और उन्हीं खूबियों को मैं यहाँ पे लागू करना चाहता हूँ। जैसे मेरे अंदर परसिवरेंस है, मेरे अंदर कोऑर्डिनेशन की क्षमता है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऐसे मैं बोला था। तो उसी में उन्होंने बीच में उन्होंने क्या तुम ये कमिटमेंट, तुम्हारे अंदर कमिटमेंट नहीं है, कमिटेड तुम नहीं हो। मैंने कहा जी सर बिल्कुल सर, मैं कमिटेड हूँ। अब बताइए, अब प्रशासकों की कई सारी खूबियाँ होती हैं। अब वो मुझसे सिर्फ कमिटेड ही सुनना चाहते थे कि मैं कमिटेड हूँ कि नहीं कमिटेड हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, जी सर मैं बिल्कुल कमिटेड भी हूँ, ये भी खूबी मेरे अंदर है, और मैं पूरे कमिटमेंट के साथ में ये काम करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है भाई, यही बात कर गई। तो उन्होंने क्या किया, एक दो सवाल उन्होंने और पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो सवाल उन्होंने पूछ के क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, पास कर, बगल वाले नंबर को पास कर दिया। तो बगल वाले नंबर कहेगा अच्छा अध्यापक हो तुम, अच्छा बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं करने से। हमारे यहाँ सर बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती हैं। मैं अभी पूर्व माध्यमिक विद्यालय 6 7 8 में हूँ। तो वहाँ पे सर बोर्ड की परीक्षा है, कुछ राज्यों में होती होंगी सर, कुछ राज्यों में होती होंगी। मैंने कहा सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कक्षा 8 में अभी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती। ठीक है, मान लो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती है, अगर मान लो 9 10 11 12 में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो क्या इस बोर्ड की परीक्षा को क्यों बोर्ड ही कराए, क्यों नहीं स्कूल कराए? क्या इस जितने बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड को खत्म खत्म कर नहीं कर देना चाहिए? क्या, क्यों इसको अभी सीयूईटी आ गई है, एक नई नई संस्था आ गई जो विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन ले रही है। जब वो संस्था आई गई है तो ये बोर्ड की क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा नहीं सर, बोर्ड की आवश्यकता है, बोर्ड अगर नहीं रहेगा तो जो विद्यालय है वो अपनी मनमानी करेंगे। हो सकता है वो पाठ्यक्रम में नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम कैसे, पाठ्यक्रम नहीं, कैसे कोई पाठ्यक्रम हेरफेर कर देगा? मैंने कहा हो सकता है सर वो अपनी कुछ मनमानियाँ करें, वो अपने हिसाब से कुछ नंबर्स वगैरह अच्छे बच्चों के
अलॉट कर दें, क्योंकि बोर्ड में कॉपियाँ दूसरी जगह चेक होने जाती हैं। तो हो सकता है कि सर ऑथेंटिसिटी जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सारे बोर्ड्स को अभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ इसमें सुधार की इसमें गुंजाइश है, उसमें की जा सकती है। तो उन्होंने कहा फाइनली तो अपना जजमेंट बताओ, फाइनली तो अपना डिसीजन दो, क्या बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं ख़त्म करना चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं सर, इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन सर इसे ख़त्म कर देने से हमारी जो ऑथेंटिसिटी है, हमारी जो प्रामाणिकता है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हमारी प्रामाणिकता को मेंटेन करने के लिए यह असर होना आवश्यक है। उनका चलो भाई तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, चलो मान लिया तुम्हारी बात, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्कूल सरकारी स्कूल है, इनको प्राइवेट क्यों नहीं कर दिया जाए? सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर देना चाहिए जो हम। तो मैंने कहा सर प्राइवेट स्कूलों की अलग समस्याएं हैं और सरकारी स्कूलों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हम प्राइवेट करेंगे तो हमारे ग्रामीण बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा, वे भी आएंगे तो अपनी कुछ मनमानियाँ करेंगे। और हालांकि लेकिन प्राइवेट में उनकी दक्षता ज़्यादा होती है, उनका जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन सर इसे अभी तो फ़िलहाल पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा कि क्या, फिर उन्होंने कहा कि फिर बताओ अपना फाइनल डिसीजन बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं पीपीपी मॉडल का मैं फेवर करता हूँ कि पीपी, तो वो शायद पीपीपी सुन नहीं पाए, तो जो तीसरे वाले मेंबर थे उन्होंने करेक्ट किया, ये पीपीपी बोल रहे हैं, जैसे मेरे कभी कभी आवाज़ फंस जाती है। तो तीसरे वाले मेंबर ने करेक्ट किया कि ये पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है वो चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, राज्य के साथ सहयोग आपका ये करके आप करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, ये राज्य का भी सहयोग हो और आप क्या कहते हैं जो प्राइवेट संस्था है वो भी सहयोग हो, दोनों लोग आपस में सहयोग करेंगे, दोनों सहयोग के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हम की जो हमारे जो रिपोर्ट है, जो प्रगति की रिपोर्ट है, वो कुछ अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये 5G क्या है? अब 5G तो मुझे पता ही था, 4G का अगला जनरेशन 5G से मैंने बताना शुरू किया था, नहीं नहीं नहीं, ये जो ऑक्शंस हो रहे हैं ना, इसके बारे में बताइए कि ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा सर इसको सर भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया जा रहा है, कि ताकि जो हमने 2G घोटाले, 2G में देखा कि भाई कितना घोटाला वगैरह हुआ, तो इसको सही सही तरीके से किया जा रहा है, ताकि इसमें हमारी जो वर्तमान सरकार है काफ़ी सचेत है, वो चाहती है कि इसमें किसी तरह कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए कुछ सावधानीपूर्वक इसमें ऑप्शन की व्यवस्था इसमें की जा रही है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया। 2 लोग तो हो गए, खत्म हो गए। अब तीसरे पे आए, ठीक है? जब तीसरे पे आए तो इन्होंने बेसिक अब देखिए अभी तक मेरे बेसिक से कोई सवाल नहीं था। इन्होंने सिर्फ़ मतलब कि वहाँ उन्होंने पूछा था उसके मतलब प्राइवेट सरकारी वाला, इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये निष्ठा क्या है? तो निष्ठा का फुल फॉर्म मैंने बताया। तो क्या निष्ठा आपके विद्यालय में लागू होता है? मैंने कहा सर लागू तो होता है, लेकिन अभी भी हम लोग 100% इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, पूरे थोड़ा बहुत इसको लागू किया है। थोड़ा बहुत क्या होता है जी? अब वो लोग ऐसा, ये थोड़ा बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत नहीं, लागू होगा तो पूरा लागू होगा, नहीं तो ये लागू ही नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने फिर पूछा नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति मैंने बताया, मुझे पूरा याद ही था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि नई शिक्षा नीति है कि नई शिक्षा नीति है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं वहाँ कन्फ्यूज हो गया कि ये बात, नई शिक्षा नीति में पढ़ते आया था, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों में से क्या है? तो मैंने कहा सर मैंने पहले कहा नई शिक्षा नीति है, फिर मैंने कहा नहीं सर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो नए तरीके से लागू की जा रही है। पहला आपका 68 में आया था, दूसरा 86 में आया था, और तीसरा जो 34 साल बाद फिर अभी वर्तमान में आई हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए मेरू क्या है? मेरू, मेरू, अब तो मैंने कभी मेरू पढ़ा ही नहीं था जान जी, मेरू क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं सोचने लगा। मैंने कहा सर मैं अब इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप कहें तो मैं अनुमान लगाऊँ इसमें? कर अनुमान लगाने आए तुम यहाँ पे आए हो कि इंटरव्यू देने आए हो? अब जैसे हम लोग को कोचिंग वगैरह ना सिखाया जाता है, जैसे कोचिंग वगैरह जहाँ जो भी इंटरव्यू वगैरह आप देखेंगे, ये अक्सर सिखाया जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी ना हो तो आप बोर्ड मेंबर से अनुमति ले लीजिए, सर मुझे इसके बारे में क्लियर कुछ पता नहीं है, क्या मैं अनुमान लगाऊँ? तो वही फंडा मैंने अपनाया था वहाँ पे। तो मैंने कहा सर अब मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप कहें तो क्या मैं अनुमान लगाऊँ? अनुमान लगाने तो नहीं आए हो, तुम यहाँ एसडीएम बनने आए हो, अगर अनुमान लगाओगे तो यहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। अब तो मेरा तो हालत मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो पहले अध्यक्ष महोदय ने डांट के बोल दिया था, फिर दूसरे वाले बोर्ड मेंबर भी मतलब उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि किसी आंसर से में जवाब मेरे को से, और तीसरे वाले भी क्या थे, मुझे मुझे वो कर रहे थे, मतलब मेरे व्यक्तिगत हो सकता है मेरे पर्सनालिटी को जांचने का कुछ तरीका हो उन लोगों का। ठीक है।
तो फिर उन्होंने पूछा कि ड्यूअल डिग्री क्या है? मैंने बताया कि हाँ, एक विषय के साथ-साथ मान लीजिए कोई और विषय की जैसे मान लीजिए आर्ट है, उसके साथ-साथ कोई और साइंस ले लिया जाए, या फिर मान लीजिए कोई आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर साइंस का पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप किसी म्यूजिक डिग्री को आप लेना चाहते हैं, कोई और अन्य डिग्री, मतलब जो मेन स्ट्रीम से अलग-अलग डिग्रियाँ हैं, उनके साथ अगर डिग्री को मिला के लिया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि उसे मैं सर अनुमान लगा रहा हूँ, इसे ड्यूअल डिग्री कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो खुश नज़र नहीं आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1-2 सवाल और किया, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। अ, मेरू तो हो ही गया। अ, ड्यूअल डिग्री हो गया, मेरू हो गया। ऐसे कुछ सवाल थे, 1-2 सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है ना, कि उन्होंने क्या पूछा था। उन्होंने कुछ और पूछा था, वो मैं बता नहीं पाया था जान जी। ठीक है। क्या पूछा था उन्होंने? ड्यूअल डिग्री, मेरू, नई शिक्षा नीति, निष्ठा वगैरह पूछ दिया। दीक्षा पूछा था, दीक्षा भी उन्होंने पूछा था। दीक्षा पूछा था, निष्ठा पूछा था। ये सब फुल फॉर्म वगैरह पूछे थे, मुझे याद था, मैंने चूँकि दीक्षा मेरा गलत हो चुका था ना एक बार मॉक इंटरव्यू में, उसको मैंने याद कर लिया था। तो दीक्षा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, निष्ठा का मैंने फुल फॉर्म बता दिया था, ठीक है। उसके बाद से मेरू हो ही गया, ड्यूअल डिग्री हो ही गया। 1-2 सवाल और उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये भी इन्होंने भी पास कर दिया। अब आ गया मैं यहाँ पे तीसरे बोर्ड मेंबर के पास। तो ये लेडी महिला थी, ठीक है। सामने वहीं पे अशोक की लाट वहाँ रखी हुई थी उसी टेबल पे। उन्होंने कहा, बताओ बेटा, उन्होंने बहुत अच्छा उनका संबोधन था, बताओ बेटा ये क्या है यहाँ पे, क्या चीज़ है ये? तो मैं तो पूरा आ गया उसमें, क्या कहते हैं कि ये तो मेरे रेंज का सवाल है। मैंने बताना शुरू किया कि इसमें सामने से 3 शेर दिखते हैं, सामने 4 होते हैं, इनके अलावा 4 पशु और होते हैं, बीच में पहिया होता है, इसमें इतने ये होते हैं, ये फलाना होता है, ऊपर से जितना उसकी विशेषताएँ थी सब मैंने बताना शुरू। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, नहीं, नहीं, ये मैं नहीं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका दर्शन क्या था, ठीक है? अशोक किसको संरक्षण देना चाहता था? अब तो मेरे दिमाग से पूरा हवा-हवा उड़ गया। अब मैं सोचने लगा कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था जान जी, ये चीज़ें मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, कि ये दर्शन बेस्ड भी कुछ है, तो मैंने नहीं पढ़ा था बिल्कुल। तो मैं सोचने लगा क्या करूँ, कुछ मैं ब्लफ मारूँ कि क्या कहते हैं, कैसे सॉरी बोल दूँ? अभी मैं, लेकिन ब्लफ नहीं मारता मैं, तो मैं सॉरी ही बोलने वाला था कि क्या, कि मैं आपको सॉरी, कि मैं आगे मुझे नहीं नहीं बताया। तो अब जैसे मैं अभी सॉरी बोलूँ, मैं सॉरी बोल नहीं पाया था, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ये जन धन खाता क्या होता है? ठीक है? तो जनधन खाता मैंने बताना शुरू किया कि ये फलाँ होता है, फलाँ होता है, इतने पैसा देते, इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, इसमें ये भी सुविधा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काफ़ी सशक्तिकरण का बना हुआ है। तो जनधन खाता मुझे पता ही था कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें नहीं, स्पेसिफिकेशन क्या था उसका, मैंने सारा उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, सब तो हमने बता दिया, क्या ये वित्तीय समावेशन नहीं था क्या? अब यहीं वो पकड़ में चीज़ आ गई। जो जनधन जो योजना थी, वो सबसे बड़ी थी वो वित्तीय समावेशन की, और यही शब्द, बाकी सब चीज़ मैंने बोला था, लेकिन ये शब्द क्या हुआ था मुझसे मिस हो गया था। मैंने वित्तीय समावेशन नहीं, मैंने कहा जी बिल्कुल मैडम, ये मुख्य इसका रूप तो इसका वित्तीय समावेशन ही था। हालांकि इससे इससे पहले वो अशोक लैट कह चुकी थी, आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, बताइए आपको ये नहीं पता? अब तो मेरा हालत हालत मेरा वहीं पे खराब होना शुरू हो गया था। अब मतलब इस तरह का वो था कि वो लोग किस तरह से दबा दिया जाए। तो अब ये भी चूँकि गलती तो मुझसे हो ही रही, थोड़ी बहुत हो ही रही थी। लेकिन मैं चूँकि अपना तो एक्टिंग वाला मामला है फिट है, लेकिन मैंने अपने चेहरे के हाव-भाव को बचा कर पूरा रखा था, कि मैं किसी भी तरीके से कहीं वो डिप्रेस ना हो जाऊँ, ठीक है? तो उन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने पूछा अशोक कलाट पूछ लिया, फिर उन्होंने पूछा जनधन खाता पूछ लिया, फिर उन्होंने बताया, अच्छा तो ये पीओएस क्या है? तो मैंने कहा सर ये एक मशीन है, और इसका मैडम ये मशीन है, इसका इसका फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। मैंने इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोला कि क्या पता कि मैं कहीं फँस जाऊँ, क्योंकि मैं फँसता ही चला जा रहा था। इसलिए मैं सेफ गेम खेलना चाह रहा था, कि मैं कम से कम बोलूँ, जितना पूछा जाए उतना मैं वहाँ पे बता सकूँ। तो अब वो हो गया, अब इन्होंने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे, फिर अब अध्यक्ष की तरफ उन्होंने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। मसला क्या होता है कि सर्कल चलता है, चेयर पर्सन जो है वहाँ से चलेगा, फिर घूम के क्या होगा, फिर उसी चेयर पर्सन पे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तो वो वहाँ पे आ गए, तो अब हो गया। अब तो जब लास्ट में आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अंतिम है, 2-4 क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद खत्म, कहानी खत्म, छोड़िए जाने दीजिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है? तो अब तो मैंने कहा ठीक है, मेरे रेंज में सवाल है सर, मैं सर
डांसिंग एंड टीचिंग इज माई हॉबी। डांसिंग, डांस करते हो तुम, डांस करते हो, कथक तुमको आता है, कथक करते हो तुम? इतना डांट के बोला, मैं तो हिल ही गया जी। वहाँ पे इतना तेज उन्होंने बोला, डांस करते हो तुम, कथक करते हो, कथक तुमको आता है, डांस टीचर हो क्या वहाँ पे? हम इतने सवाल, डांस करते हो, डांसिंग टीचर हो, कथक तुमको आता कि नहीं आता है, क्या वहाँ डांस टीचर, एक साथ कई एक ही बार उन्होंने कई सवाल जवाब दिए। तो मैंने कहा जी सर, मेरी हॉबी डांसिंग एंड टीचिंग है। और कथक तो सर मैं नहीं करता हूँ, जनरली जो बॉलीवुड डांस होती है डांस करता हूँ। और रही बात बच्चों के उसके डांसिंग टीचर की, एज ए डांस टीचर सर मैं वहाँ पे नियुक्त नहीं हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए वहाँ पे नियुक्त हूँ। लेकिन नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि जो बेसिक स्तर पे जो सुविधाएं वहाँ पे जो भी सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, स्थानीय स्तर पे जो भी उन्हें उपलब्ध हम करा पाएँ वो हम कराने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा मैं सब बच्चों के साथ खेल कूद और डांस कर लेता हूँ, वो मुझे पता है। अच्छा, बॉलीवुड डांस करते हो, बॉलीवुड डांसिंग में कौन सा क्या क्या करते हो? मैंने सर सिंपल बॉलीवुड डांसिंग में करता हूँ। बॉलीवुड डांसिंग, कुछ तुमको कुछ फॉर्म वगैरह के बारे में पता है, जैसे ब्रेक डांस वगैरह होता है? मैंने सर बिल्कुल सर, चूंकि बॉलीवुड डांस में सभी डांसों का समावेशन होता है। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सबका समावेशन होता है, ब्रेक डांस अलग होता है। तो मैंने कहा मैं क्या उनको समझाने जाऊँगा, बॉलीवुड में डांस में क्या क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, डांस के फॉर्म अलग अलग होते हैं। मैं उसको सवाल को मैं वहाँ से घुमा ले गया, जी सर आप सही कह रहे हैं कि डांस के सवाल अलग, डांसिंग फॉर्म्स आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कहा कि ब्रेक डांस, वैसे ही आपका सालसा होता है, आपका हिप हॉप होता है, ठीक है, कहते हैं रोबोटिक्स वगैरह होता है। तो जितने भी मुझे नाम से मैंने वहाँ पे उनको वहाँ पे गिनवा दिए उनको। ठीक है, अच्छा बोले बताओ कि डांस करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ शरीर में क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा कि सर, डांस करने के लिए शरीर में लचीलापन और संतुलन, ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम डांस को आसानी से कर सकते हैं। बहुत शानदार बेटा, बहुत सही जवाब, जाओ तुम्हारा इंटरव्यू अब यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने क्या, मैंने अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने क्या किया, उठा, कोट के बटन लगाया आराम से, सबको थैंक यू, लाइन से सबको थैंक यू बोला। इस बार मैंने सर को पहले थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऐसा बोलते हुए, ठीक है, आराम से शांत भाव से, आराम से एकदम सीना तान के पूरा कॉन्फिडेंस में मैं वहाँ से निकल आया। लेकिन मुझे तो एहसास हो गया था कि मामला क्या हो गया है, थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, यही है, बाहर आने के बाद थोड़ा सा मन थोड़ा सा उदास तो हो ही गया था कि गड़बड़ मामला हो गया थोड़ा सा, लेकिन ठीक था। यही कुल इंटरव्यू हमारा हुआ बढ़िया से। और बोर्ड मेंबर्स कई जगह उन्होंने डांटा, कई जगह वो मेरे सवाल से खुश नज़र नहीं आए, कई जगह सहमत भी थे और कई जगह वो खुश भी नज़र नहीं आए। खासकर अध्यक्ष महोदय तो शुरू से ही नहीं समझ में आया था, अध्यक्ष महोदय। और ये हालांकि मैडम थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन ये जो तीन जो मेल मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने तो आई वाज टोटली ग्रिल्ड इन दैट रूम। हम तो ख़त्म ही हो गए थे वहाँ पे। अ, ठीक है, ऐसे होता है ना, चेहरे का हाव भाव देख के भी आदमी को अंदाजा लग जाता है। आप जब इंटरव्यू में रूम में बैठेंगे तो आपको तो मुस्कुराना है, झूठी मुस्कुराना है, आपको क्या कर, झूठी में नहीं मुस्कुराना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसे करते रहिए, लेकिन आपको एक हंसमुख चेहरा है, तो एक शांत चेहरा वहाँ पे लेके रहना है। लेकिन आप दूसरे के चेहरे को तो देखो, वो तो नहीं ना हंसेगा, वो आपको लुक देगा, अलग अलग तरह का लुक देगा आपको। तो वो लुक देखना, फिर अपने आप को सहेजना समेटना बड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, और चूंकि उस मुकाम पर आप हैं जहाँ पे एक गलती भी आपको बाहर कर सकती है, और संभव तो यही भी हुआ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हमसे हुई हो वहाँ पे, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आई हो। ठीक है, और फिलहाल मुझे लगता है इंटरव्यू में मेरे कम नंबर होंगे, जब नंबर आएगा तो मैं आप लोग को पूरा वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक नमस्कार, बाय बाय, लगे रहिए। और जो भी बच्चे इंटरव्यू तक अगर इंटरव्यू के लिए बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट आप कर दीजिएगा, या फिर मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, जय हो, जय हिंद, जय भारत।